अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने 3 पेपर्स अपलोड कर लिए हैं मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज पर। फेडरल बोर्ड के 2024 के 2 पेपर और 2025 का जो ग्रुप 1 का पेपर था उसके एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले वो वीडियोस देख लें, तो आपका काफी हद तक काम आसान हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं आप अगर आप देखें तो। ठीक है, तो ये 2025 के ग्रुप 2 के एमसीक्यूज हैं, इनको पहले गो थ्रू करते हैं और इसको आप एज अ टेस्ट पहले लें, पहले इनको अटेम्प्ट करें और फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। और मैं अज्यूम करूंगा कि जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो आपको पहले से आते होंगे, लिहाजा उन पर टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे। सो ये मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को आप देख लें और उसके बाद फिर हम इनको करते हैं। और एंड पर ये जो अरिथमेटिक सीरीज का है सम, उसका फार्मूला लिखा हुआ है। इसका मतलब है कोई एक क्वेश्चन लाजमी होगा जिसमें ये फार्मूला अप्लाई होता होगा, और वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन ये है, देखें, इन अरिथमेटिक सीरीज अगर फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो S15 निकालो, यानी 15 टर्म्स का सम निकालना है आपने। सो लेट्स बिगिन। सो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स ऑफ दिस। अब जी कंप्लेक्स नंबर है और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम मोड में जाएंगे और नंबर 5 पर इक्वेशन लिखी हुई है उस पर क्लिक करेंगे, और क्योंकि क्वाड्रेटिक है 3 को सिलेक्ट करेंगे और कोफिशिएंट लिखेंगे। जी स्क्वायर का 1 कोफिशिएंट है 1 और इक्वल प्रेस किया, अगला 0 है तो बाय डिफॉल्ट कोफिशिएंट 0 ही होते हैं, और नेक्स्ट में चले जाएंगे एरो मूव करके और कांस्टेंट की वैल्यू 9 पुट करेंगे और इक्वल प्रेस करना है। तो एक हमारे पास 3 आयोटा आ गया, यानी z इज इक्वल टू 3 आयोटा, सो z माइनस 3 आयोटा होगा। ये प्लस 3 आयोटा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि प्लस 3 और माइनस 3 आयोटा कहां पर है, और दोनों क्या होते हैं? कंप्लेक्स कॉन्जुगेट। दोबारा इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास माइनस 3 आयोटा आ रहा है, तो एक आ जाएगा z प्लस 3 आयोटा और z माइनस 3 आयोटा। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? A इज द करेक्ट आंसर। सो हमारे पास ये आंसर आ, कैलकुलेटर से इजीली हो गया। द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ दिस नंबर, भाई इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म करनी है, कोई मसला है ही नहीं। इसमें भी आप कैलकुलेटर यूज करें, आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि सिंपली हमने क्या करना है, देखें 2π/3 अगर आपको पता चल जाए ना किसके बराबर होता है तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सो पुट करते हैं, पहले मोड में जाके इसको 1 करते हैं। 2π/3, पाई होता है 180, सो 2π/3, तो आंसर कितना आ गया जी? 120 डिग्री। हम सिंपली यहाँ पर 120 डिग्री पुट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? ये देखें 4 लिखा हुआ है, हमने कहा 4 और ब्रैकेट ओपन की और कॉस लिखा और एंगल हमें पता चल गया 120 डिग्री है। या तो आप रेडियन में चले जाएं और 2π/3 डायरेक्टली ही लिख लें, ठीक है। तो इसकी वजह मैंने सिंपली उसको कन्वर्ट कर लिया, प्लस आयोटा। अब यहाँ पर एक हमने प्रॉब्लम की, हम कंप्लेक्स नंबर में जा सकते थे, लेकिन एनी हाउ हम इस वैल्यू को नोट कर लेते हैं कि ये वैल्यू आती क्या है, बस इतना ही काफी हमारे लिए है। ये -2 आ रही है, तो देखिए -2 रियल पार्ट क्योंकि है ना, ये आयोटा से पहले वाला है, तो -2 किस किस ऑप्शन में आ रहा है? इन दोनों ऑप्शन में +2 आ रहा है, ये सी और डी गलत हो गया, तो ए और बी हो सकते हैं। अब हमने इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इमेजिनरी पार्ट के लिए सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास 4 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन 2π/3 करना है और यानी साइन 120 करना है। तो यहाँ पर इसको मैं डिलीट करके मैं कर लेता हूँ साइन, बस अब मेरा आंसर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आंसर आया। इसका मतलब है जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है और रियल पार्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव। सो ए इज आवर राइट आंसर। सो इसका आंसर हमारे पास आ गया ए, दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है जी, और इस साइन को लाजमी देखना है, अगर यहां पर नेगेटिव साइन हो ना फिर हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ख्याल रखना है। थर्ड क्वेश्चन का सिस्टम इज, ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। हाँ, अगर कंसिस्टेंट हो तो उसका मतलब क्या होता है कि या तो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी या अकेला सोल्यूशन होगा, बस यूनिक। जिस तरह देखें x + 2 = 0 है ना, तो x = -2 है, ये यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता कोई भी, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं जब कंसिस्टेंट हो, तब इनकंसिस्टेंट में कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है और उसकी वैल्यू गिवन है 5, और हमने इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। भाई पहली रो में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, और दूसरी रो में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। जब हम कॉमन निकालेंगे पीछे हमारे पास यही डिटर्मिनेंट रह जाएगा एग्जैक्टली। पहली रो में ABC, दूसरे में DEF और तीसरे में GHI। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 5 के। तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे 5, 2 × 3 × 5, मल्टीप्लाई करें जी, 5 3s are 15 और 15 2s are 30। सो दिस इज आवर आंसर, डी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर में फार्मूला गिवन था, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमें जो n टर्म्स का सम है उसका फार्मूला गिवन था, किसके बराबर था? 2a1 + n - 1 × d, ये फार्मूला में गिवन था।
अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो आ जाएगा 15/2 इंटू 2a1, पहली टर्म गिवन है कितनी है जी 2, 2 2s आर 4 हो जाएगा, प्लस n-1, 15 - 1 14 इंटू डी भी गिवन है 4। तो बस सिंपल एक कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा 4 प्लस 14, 4s आर 56 होता है, सो 56 आ गया, तो ये कितना बन जाएगा 60, तो हमारे पास बन जाएगा 15/2 इंटू 60, तो 230 और 60, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 तो 45 होता है, तो 450 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू जो है ना, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब यहां पर देखें, दो टर्म्स का सम निकालना है हमने, और ये हमारे पास जर्नल टर्म है, टी एन का मतलब होता है जर्नल टर्म, ठीक है, या nth टर्म। इसमें पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और पहली टर्म हमारे पास आ जाएगी t1, तो कितनी आ जाएगी जी, 1 पुट करें, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, सो 3 इंटू 3 की पावर, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 1 - 1 0, सो 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। सो पहली टर्म हमारे पास आ गई 3, कितनी आ गई जी 3। फिर हम सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो t2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पुट करें, 2 2s आर 4, 4 प्लस 1 5, सो 5 इंटू 3 की पावर 2 - 1, क्योंकि n 2 है, तो 2 - 1 1 होता है, सो हमारे पास सिंपल 3 आ जाएगा। सो t2 की वैल्यू आ गई 15, इन दोनों टर्म्स का सम कर लें, हमारे पास 18 आ जाएगा। सो सी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x ज्योमेट्रिक सीरीज दिस कन्वर्जेस। अब ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसको करने के लिए सिंपल आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, और लिखा भी हुआ है कि r लेस देन 1 का मतलब है कन्वर्ज करती है सीरीज, ठीक है। हम क्या करेंगे, r निकालेंगे, कॉमन रेशियो क्या होती है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये देखिए सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2x, और उसने बताया हुआ है कन्वर्जेंस हमेशा तब करती है जब r की वैल्यू 1 से क्या हो, लेस हो। सो यहां से x हमने निकालना होता है, सो x मस्ट बी लेस देन, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो हाफ से लेस होना चाहिए x हमारा, तो हाफ कहां पर है, हाफ यहां पर है, ठीक है। जब हमारी जो r की वैल्यू होगी हाफ से लेस होगी, तब ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, सिंपल सा फार्मूला था, ठीक है जी। द नंबर ऑफ वेज टू क्लाइंब अ 10 स्टेप स्टेयरकेस टेकिंग ईदर 1 और 2 स्टेप्स एट अ टाइम इज 89, ये हमें गिवन है। विच मेथड जस्टिफाइज द बेस्ट कंक्लूजन। तो हमने देखे इसको सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, हो सकता है ये आपका बाइनोमियल थ्योरम से भी आराम से हो जाए, ये पास्कल ट्रायंगल से भी हो जाए, ये काउंटिंग से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने बेस्ट तरीका बताना है जो कि एक जर्नल मेथड होगा। तो इस किस्म का जो क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, जिसमें आप देखें ना, हम या 1 स्टेप ले रहे हैं या 2 स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, या एक लेंगे, यानी बेसिकली अगर फंक्शन इसका बनाया जाए ना, इसका फंक्शन f ऑफ n बनेगा, और ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं बेसिकली। हम या एक स्टेप लेंगे, तो एक स्टेप लेंगे तो n - 1 लिखेंगे, क्योंकि n = 1 आ जाएगा, या का मतलब है ऐड करेंगे 2 स्टेप, fn - 2, n - 2 को 0 को पुट करें ना, n - 1 = 0, तो हमें एक वैल्यू मिलती है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, या n की वैल्यू हम 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। अब इस किस्म का जो फार्मूला है ना, इसको हम कहते हैं रिकरियन, क्या कहते हैं, रिकरियन कहते हैं, या रिकरेंस कहते हैं, रिकरेंस के हमें बार बार कंप्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने f ऑफ 3 यानी 3 स्टेप्स के लिए n की वैल्यू जब 3 होगी पुट करना है ना, तो मुझे यहां पर 3 पुट करना पड़ेगा। तो देखें ये 3 - 1 2 हो जाएगा, और प्लस 3 - 2 1 हो जाएगा, यानी मुझे पिछली वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा, तो रिकरियन आएगी। तो रिकरियन के लिए जो बेस्ट केस होता है ना, वो हमारे पास होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सबसे बेस्ट केस होता है, ठीक है। बाकी बुक में आप ट्राई कीजिएगा कि बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन काफी और चीजों में यूज होती है। ये जो पास्कल ट्रायंगल है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप यूज कर सकते हो जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट कंप्यूट करने हो, फॉर एग्जांपल, हत्ता कि वो इसमें भी होते हैं, लेकिन ये भी टिपिकली इसलिए यूज होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बोला जाए कि जी x³ का जो कोएफिशिएंट है ना, वो कंप्यूट करें किसमें, इन 1 + x⁵, इस एक्सपेंशन में x³ कंप्यूट करें, ठीक है, तो उसमें पास्कल ट्रायंगल यूज हो सकती है। या हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज कैन वी चूज 3 पीपल आउट ऑफ 5, उसमें भी हम पास्कल ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। इंपीरिकल काउंटिंग तब यूज करते हैं जब आपने बाय हैंड फिंगर पर काउंटिंग करनी हो, ठीक है, और n की वैल्यू बहुत थोड़ी हो, और इस केस में क्योंकि रिकरियन यूज हो रही है, बेस्ट केस हमारा क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने मिडिल टर्म कंप्यूट करनी है, और ये ग्रुप 1 के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज करा चुका हूं कि मिडिल टर्म में क्या होती है जी, हमारे पास इसमें r की वैल्यू 3 होती है,
क्योंकि TR+1 में मिडिल टर्म का क्या फॉर्मूला बताया था, 6 जो n होता है इसको 2 से डिवाइड करते हैं और 1 ऐड करते हैं तो फोर्थ टर्म बनेगी। तो r को 3 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म बनेगी। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता था, 6 का बनेगी 3 और क्या होता था x की पावर n माइनस r, 6 माइनस 3 3, तो ये बनता है x के क्यूब और y का क्यूब। ठीक है जी, ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर हो चुका है। 10वें क्वेश्चन के अंदर द डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय दिस गिव्स रिमाइंडर। यार बड़ा आसान है, आपने क्या करना है इसमें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इस 2 वैल्यू को आपने इधर पुट कर देना, बस आपका आंसर आ गया और कुछ भी नहीं करना। पुट करके देखें 2 इंटू एक्स का क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 8, माइनस 5 इंटू एक्स का स्क्वायर, वो स्क्वायर करें 2 का 4 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6 आ जाएगा और माइनस 1। बस इसको या तो कैलकुलेटर से कर लें या वैसे ही कर लें। देखें ये 16 आ गया और ये माइनस 20 है और प्लस 6 माइनस 1 5 है, तो ये देखें कितना बनता है, ये 21 बनता है, ये 20 है, तो आंसर कितना आ गया 1। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 ऑलरेडी पिछले ग्रुप 1 में आ चुका था, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 90 डिग्री पर 0 होता है। सो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा बी। और यहां पर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, याद रखें जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। अच्छा, इसमें कंप्यूट क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फार्मूला में ऑलरेडी एक जो ग्रुप 2024 का था उस पेपर में कवर कर चुका हूं। दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का डिवाइडेड बाय, देखिए बी पर है ना उसकी प्रोजेक्शन, तो बी की मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगी। यहां पर बी की मैग्नीट्यूड इस तरह करके आ जाएगी क्योंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और डॉट प्रोडक्ट 0 है, और इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और बी वेक्टर 0 नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये 0 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, ये भी मैं कवर कर चुका हूं लेकिन वो डिफरेंट तरीके से था। इसमें हम पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हम कंप्यूट करेंगे। और इसको कंप्यूट करने के लिए एक डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वाला मेथड होता है। पहले आप ए वेक्टर के लिखें जो भी कोफिशिएंट्स हैं, आई का क्या है 1 और यहाँ पर जे का लिखेंगे वो भी 1 है और के का नहीं है वो 0 आ जाएगा। उसके बाद इसका लिखें दूसरे वाले का बी का आई नहीं है 0, जे की जगह 1 के की जगह 1, और तीसरे का लिखें आई है यस, जे नहीं है 0 और के क्या है के 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फ्रॉम रो 1, तो ये 1 आ गया, ये रो छोड़ी ये कॉलम छोड़ा, 1 इंटू 1 1, तो बस 1 लिख दें और फिर -1 लिखते हैं क्योंकि ये आपके पास पहली रो दूसरा कॉलम है, तो 1 + 2 3 ऑड नंबर बनता है। -1 लिखा, ये रो छोड़ी और ये कॉलम छोड़ा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0 -1, तो -1 आ जाएगा और आगे वैसे ही 0 है तो खत्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -1 +1, आंसर कितना आ गया 2। 2 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। और ये ऑलरेडी पिछले ग्रुप 1 में आ चुका है, तो इसका मतलब है एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। जो ग्रुप 2 वाले हैं उनको अगर समहाउ पता चल जाए ग्रुप 1 में क्या आया था तो उनको फायदा हो जाता है एट टाइम्स। और ये मैंने किया था, और इसमें मैंने क्या किया था, हाफ से मल्टीप्लाई यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा बनता है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मतलब है हमारे पास साइन 90 और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा साइन 60, दोनों साइन के आएंगे और दोनों साइन के यहां पर भी हैं, लेकिन यहां पर क्या है नेगेटिव है, दरमियान में साइन है, और इस वजह से ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। फिर मैंने कैलकुलेटर पे करके दिखाया था आपको कि आप सिंपली इस वाले एक्सप्रेशन को जो कि गिवन थी क्वेश्चन में, कैलकुलेटर से आंसर निकालें और फिर इसका निकालें, दोनों के आंसर मैच करेंगे, किसी और ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। सो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos θ/2 इफ cos θ इज इक्वल टू हाफ, और यहां पर देखें कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपने लाजमी नोट करना है क्योंकि अगर ये क्वाड्रेंट कोई और होता, लाइक आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट होता या सेकंड होता, फिर cos आपको पॉजिटिव नहीं गिवन हो सकता था, फिर क्या होता cos फोर्थ क्वाड्रेंट में होता यानी थीटा आपका। सो इसको करने के लिए बड़ा आसान काम है, यहां से थीटा निकालें इधर पुट करते हैं, एक तरीका तो ये है। सो थीटा कैसे निकालेंगे, cos इनवर्स 1/2, कैलकुलेटर पर चेक करें आपको ये 60 डिग्री देगा, कितना देगा जी 60 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू इधर पुट कर दें, 60 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 30। सो cos 30 निकालना है, cos 30 होता है 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। सो ए इज आवर राइट आंसर। एक तरीका तो ये है जो कि बहुत सिंपल है। दूसरा तरीका क्या है कि आप cos θ/2 का फार्मूला लगा दें, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस याद कर लें। वो क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला होता है 1 प्लस, अगर θ/2 है तो उसको डबल करें तो क्या आ जाएगा थीटा,
प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला। और ये जो हाफ वैल्यू है कॉस थीटा की, इसको इधर पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस हाफ ओवर 2, और इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल के सिंप्लीफाई करें, यू ऑलवेज गेट 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। कल आपको बताया था कि ऑड फंक्शन कौन सा होता है, साइन होता है। इस तरह साइन में के अलावा tan भी ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि ऑड फंक्शन वो होता है जिसमें हम x की जगह, जिस तरह साइन कल बताया था, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। इसी तरह जो tan x है, tan x के अंदर भी हम x को माइनस एक्स रिप्लेस करें तो वो माइनस tan x आता है, क्योंकि cos x जो है ना वो इवन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप साइन 30 कंप्यूट करें तो हमें आंसर मिलेगा 1/2, लेकिन अगर आप माइनस 30 साइन माइनस 30 कंप्यूट करें, आंसर आएगा माइनस हाफ। देखें नेगेटिव साइन आ गया, करके देखें, कॉस में करेंगे नहीं आएगा, tan में भी आएगा। तो tan और साइन दोनों ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। और इसका आपको यहां से भी पता चलेगा कि साइन का जो ग्राफ है ना वो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है साइन का ग्राफ, ऐसे करके, ठीक है। ऑड का मतलब है कि यहां पर लेट से x की कोई वैल्यू पर वैल्यू देखें, वो आपके पास पॉजिटिव आ रही है, और लेट से +1 आ रही है, और यहां पर भी आप नेगेटिव x पर वैल्यू देखें तो वो -1 आ रही है। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं अपोजिट आ रही है साइन के अंदर, तो ये फर्क होता है। और कॉस में क्या होता है, कॉस में आपके पास ऐसे करके हो रहा है, ऐसे, ये। तो ये कॉस इवन है। इवन क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव x की वैल्यू में भी सेम आंसर आ रहा है और नेगेटिव x की वैल्यू में भी सेम आंसर आ रहा है, इस वजह से कॉस इवन होता है और साइन और tan ऑड होते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। अच्छा, मैं कल आपको बताया था कि ये वाला जो आपके पास लिखा होता है नंबर, जो कि कोफिशिएंट होता है कोसाइन का, ये आपको रेंज बताता है। और कितने बताता है? -3 से +3। ये कल मैं आपको बता चुका हूं। जो यहां पर नंबर लिखा जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, उनके दरमियान आंसर आएगा आपका। लेकिन इसमें 4 ऐड भी हुआ है, तो हम इस पूरी रेंज में +4 को भी ऐड कर देंगे। तो 4 - 3, पहले 4 को इसमें ऐड करें, 4 - 3 आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 4 + 3 आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सो इसकी रेंज कितनी बन गई? 1,7। Which function of graph is symmetric about y axis? कल मैंने बताया था कि cos x जो होता है वो symmetric about y axis होता है। अभी भी बता दिया ना आपको मैंने, अभी जो ग्राफ ऐसे करके बनाया था, ये कोसाइन का ग्राफ है। और इसमें अगर आप नोट करें तो जो पॉजिटिव x पर वैल्यू आ रही है, नेगेटिव x पर भी सेम वैल्यू आ रही है। तो ये y एक्सिस में देखें ना, ये y एक्सिस है, इसके अराउंड सिमेट्रिक है। यानी जो वैल्यू y की इधर जाएगी वही वैल्यू y की एग्जैक्टली इधर जाएगी। जो साइन x है वो ऑड सिमेट्रिक होता है, वो भी सिमेट्रिक होता है लेकिन ओरिजिन पर होता है। कहां पर? ये देखें, साइन आपका ऐसे होता था, ऐसे। तो यहां पर देखें ये भी सिमेट्रिक है। अगर इसको 180 डिग्री शिफ्ट में करूं ना तो मेरे पास एग्जैक्टली शिफ्ट कर रहा हूं, रोटेट करूंगा तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसमें देखें 0 से जो इधर जा रहे हैं पॉजिटिव आंसर आ रहा है, और 0 से इधर जा रहा है नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो ये ऑड सिमेट्रिक होता था। तो लेकिन ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस क्या है? cos x है। और 19 में, a cell phone has password consist of 4 distinct digits 0 to 9. How many possible passwords can be set? इसके 2 तरीके करने के हैं। देखिए, आपके पास टोटल डिजिट्स हैं 10, 0 से लेकर 9 तक। 0 को भी इंक्लूड करना होता है क्योंकि डेसिमल की बेस 10 होती है, मतलब 10 डिजिट्स हमारे पास हैं। देखिए, हमने डिस्टिंक्ट पासवर्ड बनाना है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जो एक दफा यूज कर लिया उसको बाद में यूज नहीं करेंगे, जिसको एक दफा यूज कर लिया उसको बाद में यूज नहीं करेंगे। अब 0 से 10 आपके पास 10 डिजिट्स हैं। पहले आप कोई एक डिजिट उठाएं तो 10 में से कोई एक आएगा ना, यानी जो डिजिट पॉसिबल आ सकते हैं पहली पोजीशन के लिए वो 10 आ सकते हैं, या 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 कह रहा हूं, 9 तक 10 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट आ सकता है। अब एक डिजिट यूज हो गया, मिसाल के तौर पर हमने 0 को यूज कर लिया, अब ये यूज हो चुका है, ठीक है। अब पीछे कितना रह गया? पीछे रह गया 1 से लेकर 9 तक रह गए, 9 डिजिट्स रह गए। अब इन 9 में से डिजिट 2 चूज करना है हमने, तो उसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। लेट्स से हमने 1 यूज कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब हमने 2 नंबर यूज कर लिए, लेट्स से 0 भी यूज कर लिया, 1 भी यूज कर लिया। अब थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 2 डिजिट यूज पीछे कितना रह गया? 8 रह गया। लेट्स से 2 से लेकर 9 तक रह गया। 0 भी यूज हो गया, 1 भी यूज हो गया मिसाल के तौर पर। अब ये कितने डिजिट्स हैं? ये 8 हैं, 2 से लेकर 9 तक, क्योंकि 0 भी चला गया, 1 भी चला गया आउट ऑफ 10। तो अब इन 8 में से हम एक डिजिट चूज कर सकते हैं। लेट्स से, तो कितने वेज हो गए? 8 वेज में मैं इनमें से कोई एक डिजिट चूज कर सकता हूं। और जब लेट्स से हमने यूज कर लिया 2, तो पीछे अब क्या रह गया? 3 से लेकर 9 तक, या 7 डिजिट्स हैं, इनमें से कोई एक चूज करना है। तो मेरे पास 7 वेज हैं, या मैं 3 चूज करूंगा, या 4 5 6 7 8 अप टू 9, तो कोई एक डिजिट चूज करेंगे। तो कितने वेज हैं?
7 वेज हैं। तो इस तरह डिस्टिंक्ट वेज में हम अपना पासवर्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर इसी तरह आप चाहते हैं रेपिटेशन ना हो, डिस्टिंक्ट हो, तो देखें टोटल कितने डिजिट्स हैं, टोटल 10 हैं और 10 परमुटेशन 4, क्योंकि पासवर्ड है ना 4 डिजिट्स का, 10 में से 4 सेलेक्ट करने हैं। तो सारे पॉसिबल वेज के लिए हमारे पास 10 परमुटेशन 4 आ जाएगा। इसका जो आंसर कैलकुलेटर देगा और इसका आंसर जो देगा एग्जैक्टली सेम होगा। जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में आपका पास इस तरह लिखा जाए 10 परमुटेशन 4 और एंड सो ऑन, ठीक है। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो ये देखें पहले हम करते हैं 10 परमुटेशन 4, ये 10 और शिफ्ट प्रेस करें और ये परमुटेशन है जो कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, और 4 और आंसर कितना आ गया 50-40 आंसर आ गया। अब यही काम करते हैं जो हमने मैनुअली किया है कि पहली पोजीशन को फिल करने के लिए 10 डिजिट से आपके पास 10 चॉइसेस थी, यू कैन चूज एनी डिजिट, सो 10 फिर एक यूज हो गया। अब डिस्टेंट का मतलब है उसको यूज आप नहीं करना, अब बाकी यूज करें 9, ठीक है 9 प्लेसेस है ना, तो 9 वेज हैं, 9 डिजिट्स में से कोई एक चूज कर सकते हैं। फिर ये भी यूज हो गया, फिर 8 और फिर 7, क्योंकि 4 डिजिट्स बनाने हैं। तो देखें आंसर 50-40 आ गया। मैच कर गया कि नहीं कर गया? तो किसी तरह भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है कि वहां पर ये आंसर इस तरह लिखा जाए 50-40, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप 1 में कवर हो चुका है, हाउ मेनी लेटर्स वर्ड कैन बी फाउंड फ्रॉम द वर्ड टेबल विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। अब टेबल में कितने हैं जी, 5 लेटर्स हैं, तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, ये कल मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। तो मैंने कोशिश की कि बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके आपको सारे एमसीक्यूज, और जो रिपीट हो रहे थे उन पर मैंने बहुत थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। तो अपना ख्याल रखें, कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों को फायदा हो जाए और मेरे लिए भी सदका जारी बन जाए। दुआओं की दरखास्त, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।